नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। तो आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इत्मीनान से आप मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे आप मुझे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0, 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश वर्ग 2, मध्य प्रदेश वर्ग 3, मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी-SSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो इत्मीनान से आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने से आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सी बातें सही है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, वो कब होती है? ये होती है 1998 में। 1998 में कौन सा महीना था? अगस्त का महीना था, अगस्त 1998 में। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में होती है और इसके तहत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक किसानों को कम ब्याज दर पे या ना के बराबर ब्याज दर पे या किसानों की क्रेडिट के आधार पे उनको ऋण प्रदान करती हैं ये बैंकें, ताकि किसान आसानी से खेती कर सके और कृषि का भी विकास हो सके। चूंकि कृषि में यांत्रिकरण जरूरी है और यांत्रिकरण के लिए किसानों को पूंजी की जरूरत होगी, और वो पूंजी वो कहाँ से प्राप्त करेगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना से।
प्राप्त करेगा, जिससे उसके पास पूंजी होगी, कृषि में यांत्रिकरण आएगा, अर्थात वो अच्छे अच्छे उपकरणों का प्रयोग करेगा और उससे कृषि का विकास होगा, और जब कृषि का विकास होगा तो उससे देश का भी विकास होगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये बात तो भाई गलत हो जाएगी कि इसे 1988 में लॉन्च किया गया। नहीं भैया, 1988 में नहीं, 1998 अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होती है। केवल वाणिज्यिक बैंक ही इसे लागू कर सकते हैं। नहीं भाई, वाणिज्यिक बैंक ही केवल नहीं लागू कर सकते हैं, इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भी है, इसका संबंध सहकारी बैंकों से भी है, सहकारी बैंकों से भी है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सर ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। इसमें किसानों को लगभग 3 से 5 लाख रुपए का क्रेडिट दिया जाता है, ताकि किसान अपने फसलों को ठीक तरीके से उत्पादित कर पाए, अच्छे प्रकार के बीज का प्रयोग कर पाए, अच्छी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाए, अच्छी प्रकार की सिंचाई का प्रयोग कर पाए। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में होती है, और किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है और ग्रामीण बैंक भी है, तो तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में कम ग्रामीण आय का कारण है। भारत में कम ग्रामीण आय का कारण क्या है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मधु शुक्ला जी, रुचि वर्मा जी, रूपा जी, रमेश जी, प्रदीप मौर्य जी, ललिता जी, संजय जी, नौसाद जी। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें कि भारत में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ग्रामीण एरिया में जो किसान हैं, जब वो उत्पादन करते हैं ना, तो उन्हें उत्पादन में पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है, और जब पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी आय कम होती है। अर्थात एक किसान अगर जो उत्पादन कर रहा है, तो जब उत्पादन कर रहा है तो उससे क्या होता है कि उसकी लाभ में कमी आती है, मतलब उसको लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है। जब लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी आय जो होगी वो कम ही होगी। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि कृषि में कम निवेश है। ठीक है, कृषि में आज भी आप अगर जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की बात करें तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो वही मोटे अनाज का ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च क्वालिटी के बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो कृषि में कम निवेश है, तो जब कम निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो आय कम होगा। ठीक है, और प्राथमिक उत्पादों की कम कीमत होती है, बात बिल्कुल ठीक है भैया। किसान क्या करता है, गोभी का उत्पादन करता है, आलू का उत्पादन करता है, प्याज का उत्पादन करता है, और एक समय ऐसा आता है कि आलू 10 रुपया किलो बिकता है, और गोभी 10 रुपया किलो बिकता है, प्याज 10 रुपया किलो बिकता है कि नहीं ऐसा। तो प्राथमिक उत्पादक की कीमत बिल्कुल कम है, तो बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में ग्रामीण आय कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवेश कम कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में ऑलरेडी लोगों की आय कम होती है, और जब कम आय होगी तो कम निवेश करेंगे, कम निवेश करेंगे तो कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा तो कम लाभ मिलेगा, और कम लाभ मिलेगा तो वो उसी आय के स्तर पे बने रहेंगे, और जो भी किसान उत्पादन करता है उसकी कीमत उसे बहुत कम मिलती है। जैसे सोचिए कि 6 महीने लगा करके एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है या धान का उत्पादन करता है, लेकिन मार्केट में गेहूं या चावल कई रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है, तो 20 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में ही तो बिकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कीमत बहुत कम है। वही अगर जो आप एक ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में थोड़ा सा आटा लगता है, लेकिन फिर भी वो 20 से 50 रुपए का बिक जाता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए कर रहे थे ठीक कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए। चलिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग हमें कहाँ पे स्थापित करना चाहिए। जैसे आप जब पढ़ते हैं कि जब हमें आज़ादी मिलती है, तो आज़ादी मिलती है तो धनबाद में जाकर के फैक्ट्री लगाया जाता है, झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में फैक्ट्री लगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में
फैक्ट्री लगाया जाता है, कुछ हद तक बिहार में भी फैक्ट्री लगाया जाता है। तो ये फैक्ट्री क्यों लगाई जाती है? फैक्ट्री वहीं पे लग सकती है जहां पे कच्चे माल की प्रचुरता, ठीक है, फैक्ट्री वहीं पे लग सकती है। मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो अभ्रक से बन रही है, जो लोहा से बन रही है, जो कोयले से बन रही है, तो ये इस प्रकार का जो उद्योग स्थापित होगा ये उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होगा जिन क्षेत्रों में कच्चे माल की अधिकता हो। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किया जाए? तो कच्चे माल अयस्क की उपलब्धता के आधार पे। तो देखिए, उद्योग कहीं भी स्थापित होंगे तो वहां पे सबसे पहली बात तो ये देखी जाएगी कि वहां पे कच्चे माल की स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि आयोजन के आरंभिक चरण में औद्योगिकीकरण उपभोग वस्तुओं के पक्ष में होता है, न कि टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग में। यह परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब थोड़ा आराम से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए कि आयोजन के आरंभिक चरण में जब हमें आजादी मिलती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक रणनीति तैयार करते हैं, योजना तैयार करते हैं। तो आरंभिक चरण में औद्योगिकीकरण उपभोग वस्तुओं के पक्ष में होता है, ठीक है, क्योंकि जब हमें आजादी मिलती है तो उस समय तो हमारे सर पे तिरपाल तक नहीं होता है, बहुत सारी जनसंख्या हमारी बहुत सारी थी, और उस समय क्या था कि बहुत लोग ऐसे थे जो भूखमरी से, गरीबी से लड़ रहे थे। तो जब कोई भी देश आरंभिक दौर में उद्योगों की स्थापना करेगा तो सबसे पहले वो उपभोग वस्तु का निर्माण करेगा, जैसे कि कपड़ा हो गया, जैसे कि खाने की वस्तु हो गई, उसका वो निर्माण करेगा, ना कि टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु कौन करेगा? जो विकसित हो चुका होगा, ठीक है, वो मतलब औद्योगिकरण के अंतिम चरण में। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी किसके द्वारा? कुजनेटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो इजी सी बात है, कुजनेटस साहब का कहना यह था कि देखिए भैया, जब कोई भी देश प्रारंभिक स्तर पे योजना बनाती है तो प्रारंभिक स्तर पे इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है, इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है कि वो उद्योग क्या करें? उपभोग वस्तुओं को दे। क्यों? क्योंकि उस देश में ऑलरेडी उपभोग वस्तु की निम्न उपलब्धता होती है, ठीक है। तो कोई भी देश जब आरंभिक दौर में औद्योगिकरण को अपनाता है तो वो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सोचता है, ना कि टिकाऊ वस्तु का उत्पादन करने के लिए सोचता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये बात साइमन कुजनेटस के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मुक्त व्यापार द्वारा के पक्ष में आय का वितरण किया जाता है। चलिए बताइए। ठीक है, मुक्त व्यापार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त व्यापार क्या होता है। तो मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है, फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे तो सरकार किसी भी प्रकार का कोटा या किसी भी प्रकार का अध्यंश या किसी भी प्रकार का प्रशुल्क न लगाए। मतलब भैया, हम चीन में जाके अपने वस्तुओं को बेचेंगे, चीन हमारे देश में आकर के अपनी वस्तुओं को बेचेगा। हम अमेरिका में जाकर के अपनी वस्तुओं को बेचेंगे, अमेरिका हमारे देश में आकर के अपनी वस्तुओं को बेचेगा। और इस पे सरकार अगर जो किसी भी प्रकार का प्रशुल्क या कोटा नहीं निर्धारित करती है, किसी भी प्रकार का टैक्स आयात निर्यात पे नहीं लगाती है, तो हम कहेंगे कि मुक्त व्यापार हो रहा है। और मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है बाजार में। तो मुक्त व्यापार जब होगा तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारे कंपटीटर आ जाएंगे। अगर जो हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत कम कंपनियां हैं जो कपड़े का निर्माण करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे देश की हैं और वो भारत को कपड़े का निर्यात करती हैं। तो जब मुक्त व्यापार हो जाएगा तो उत्पादन प्रचुर मात्रा में आपके देश में हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा ना, 1991 में हम लोगों ने जब औद्योगिकीकरण लाया, एलपीजी मॉडल लेकर के आया, तो हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो साधन या जो वस्तुएं हमारे देश में दुर्लभ थी
अब हमने जब मुक्त व्यापार को अपना लिया, मुक्त व्यापार को जब हमने अपना लिया तो वो वस्तु हमारे देश में प्रचुर मात्रा में हो गई। जैसे कपड़े हैं, ठीक है, तो कपड़े हमारे देश में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट है तो एक टूथपेस्ट थोड़ी है आपके देश में, बहुत सारे हैं आपके पास, प्रचुर मात्रा में ऑप्शन है। अगला प्रश्न ये रहा कि एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए भाई। एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक आपको याद रखनी चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है। जैसे भारत है तो भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत चीन से भी व्यापार कर रहा है, भारत रूस से भी व्यापार कर रहा है, भारत अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है। तो जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करती है। मतलब अगर जो कोई देश किसी अन्य देश के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर रहा है, कोई भी आर्थिक संबंध नहीं स्थापित कर रहा है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, इन पे विचार कर दीजिए और विचार करके सही कूट का चयन करिए। और देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना तो ये वाला टर्म जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाला टर्म नहीं पढ़ते हैं। अगर जो यहाँ पे दिया है कि सही कूट का चुनाव करिए तो आपको सही चुनना है, अगर जो कह दे कि गलत कूट का चुनाव करना है तो आपको गलत चुनना है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें आपको चुनाव करना है कि कौन सी बातें ठीक है, बताइए। ठीक, ए, बी और कोई, और कोई, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। तो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मौसमी भुखमरी का मतलब क्या होता है, या मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जैसे भारत की बात किया जाए तो भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कुछ मिट्टी ऐसे हैं जहाँ पे केवल आप चावल उगा सकते हैं, अर्थात आप धान का उत्पादन कर सकते हैं। और कुछ मिट्टी ऐसे हैं जहाँ पे केवल आप गेहूं उगा सकते हैं, ठीक है। कुछ मिट्टी ऐसे हैं जहाँ पे न चावल होगा न धान होगा, वहां पे सरसों उगा सकते हैं। तो वर्ष के 12 महीने अगर जो आप फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं मौसम के कारण, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी या मौसमी भुखमरी कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि कोसी नदी के बाढ़ आ जाने के कारण, बिहार में कोसी नदी के बाढ़ आ जाने के कारण बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों दिन जलमग्न होते हैं। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो वहां पे धान गेहूं का तो उत्पादन होता है, लेकिन बरसात के मौसम में वो लोग चावल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि 6 महीने उत्पादन कर पाते हैं, 6 महीने उत्पादन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जब बिहार के मजदूर किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि देखिए आप हमें नगदी रूप में मजदूरी ना दीजिए, आप हमको थोड़ा चावल दे दीजिए, हम चावल चाहिए हमको, क्योंकि हमारे यहाँ चावल नहीं होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और मौसमी भूखमरी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, बात तो ये भी ठीक है भैया, क्योंकि मौसम तो डिपेंड करता है केवल और केवल फसल से संबंधित। अगर जो आप शहर में हैं और दुकान खोले हैं तो बरसात हो या चाहे गर्मी हो, आपकी दुकान तो चलेगी ही चलेगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं थी। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित एक दो प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, चलिए बताइए भाई। सरिता जी, प्रदीप जी, नौसाद जी, शक्ति जी, सर्वेश कुमार जी, राजन जी, इतने सारे लोग जुड़े हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं थी। तो देखिए जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तो उस समय हमारे पास न बहुत ज़्यादा खाने को था, न बहुत ज़्यादा पहनने को था। आप अगर जो आज से 20-30 साल पहले जाएंगे तो बहुत लोग ऐसे थे कि एक ही कपड़े पे अगर जो कपड़ा फट भी जाता था तो उस कपड़े पे वो लोग क्या करते थे कि दूसरा ऊपर से कपड़ा लगा करके उसको सील के उसको पहनते थे। तो जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था में इतना पैसा नहीं था, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, और हमें खाद्यान्नों में भी आत्मनिर्भरता नहीं थी। इसीलिए हम लोग जब पंचवर्षीय योजना चलाते हैं तो समय समय पे हम लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें गरीबी हटाना है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं थी। तो स्वतंत्रता के समय हम लोग खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी अगला है कि उच्चतर श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती हैं कहलाती हैं। ये प्रश्न आप लोग के पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक प्रश्न और पूछा गया था, ये शायद उत्तर प्रदेश या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसमें, ठीक है। ये बात पूछी गई थी कि सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि भारत के में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे किस राज्य में है। ठीक, सो ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती हैं इसे हम लोग एक्सप्रेस वे बोलते हैं, है ना। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आगरा एक्सप्रेस वे है ना। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे इस समय भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे इस समय उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे उत्तर प्रदेश में 8 एक्सप्रेस वे है, और वहीं अगर जो दूसरे नंबर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6 एक्सप्रेस वे है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो शुरुआत हुई थी 1999 में हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और ये सड़क मार्ग कितने हाँ क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये सड़क मार्ग 4 शहरों को जोड़ता है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो वो 4 शहर में एक आपका चेन्नई हो गया, दूसरा आपका मुंबई हो गया, तीसरा आपका दिल्ली हो गया, और एक और जो इसमें बचा हुआ है वो कौन होगा? हाँ, वो होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता।
कोलकाता। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब होती है? तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1999 में होती है और इस योजना के तहत देश के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ा गया, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता शामिल है। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मिश्रित आय कौन उत्पन्न करता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि मिश्रित आय कौन उत्पन्न करता है। चलिए भाई, मिश्रित आय कौन उत्पन्न करता है, बताइए। ठीक, ठीक है। तो मिश्रित आय कौन उत्पन्न करेगा? तो जो व्यक्ति स्वरोजगार करेगा, जो व्यक्ति क्या करेगा? स्वरोजगार करेगा, वही मिश्रित आय प्राप्त कर पाएगा। मतलब मिश्रित आय का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा आय प्राप्त कर रहे हैं। अब उदाहरण आप पूछेंगे कि सर इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण समझ लीजिए इसका उदाहरण है डॉक्टर। डॉक्टर 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 क्या करता है कि अपनी क्लिनिक में भी बैठता है। एक डॉक्टर क्या करता है? अपनी क्लिनिक में भी बैठता है, अपने घर पे भी बैठता है, और जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है वहां पे भी बैठता है। तो गैर कारपोरेट उद्यम में मिश्रित आय देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मिश्रित आय का मतलब क्या होता है। मिश्रित आय का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा तरीके से आय को अर्जित कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है कि अपनी क्लिनिक पे भी बैठता है, हॉस्पिटल में भी बैठता है। तो गैर कॉर्पोरेट उद्यम, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं, उस प्रकार की योजना को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए कि जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। ममता शर्मा जी, नैना जी, तस्नीम खान जी, शक्ति जी, राजन जी, रंजू जी, सर्वेश जी, मोनिका जी, रूपा जी, रुचि कुमारी जी, सुनीता गुप्ता जी, सरिता जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को यार लाइक शेयर कर दिया करो। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। रिंकू जी, संजय कुमार जी, ठीक है, सभी लोग, पुष्पा शर्मा जी, ठीक है, राकेश जी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। शुभांकर कश्यप जी, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए कितने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। देखिए, जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा आराम से करिए, बहुत गलतियां हो रही है। ठीक है, तो जितने लोग भी इसे ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सबका उत्तर यहाँ पे गलत होगा और ऑप्शन नंबर बी होगा। सरकार क्या करती है? सरकार नियम और प्रक्रिया के द्वारा रणनीति तैयार करती है ना, कि भैया हमें अगले साल में ये प्रक्रिया अपनानी है ताकि हमारी शिक्षा बेहतर हो जाए, हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, हमारा परिवहन बेहतर हो जाए, और सरकार उसके लिए नियम भी बनाती है। तो ये सरकार के किसका अंग है? ये सरकार के रणनीति का अंग है। तो जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रणनीति बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि बजट क्यों नहीं होगा सर जी? तो बजट में बजट कोई नियम होता है क्या? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। मानव संसाधन विकास कब कहा गया कि मानव संसाधन पर विकास जरूरी है? कब कहा गया कि मानव संसाधन? अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मानव संसाधन का विकास कब होगा। तो मानव संसाधन का विकास तब होगा जब लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है,
साथ ही साथ जब लोगों का अच्छा स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे और लोगों को क्या मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा। तो अगर जो आपको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, तो इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी तो आप उत्पादन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे और जब उत्पादन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे तो आप देश में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाएंगे और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाएंगे तो उससे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उससे देश का विकास होगा। सो बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मानव संसाधन पर विकास। तो मानव संसाधन पे जो विकास दिया गया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया और इसमें कहा गया कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में वृद्धि करनी है। इसमें क्या कहा गया कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में वृद्धि करनी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ई बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, उसके बाद आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना याद आ जानी चाहिए, चतुर्थ याद आनी चाहिए, फिर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम याद आ जाना चाहिए, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था याद आनी चाहिए, फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास की बात होती है ये याद आना चाहिए, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की बात होती है और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना में उच्चतर समावेशी विकास की बात होती है। सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, याद है किसी को कि भूल गए? 1992 से लेकर के 1997 तक, 1992 से लेकर के 1997 तक। सो ऑप्शन नंबर ई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भारत में, आपको बेसिकली ये बताना है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं सभी लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर 1 अप्रैल 1969 से लेकर के ए से 31 मार्च 1974 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भी इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अब हम लोगों को बैंकों का क्या करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, ताकि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम करेंगे तो उससे किसानों को आसानी से ऋण मिल पाएगा और किसानों को आसानी से ऋण मिलेगा तो किसान अच्छे प्रकार के बीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, कृषि में यांत्रिकरण ला पाएंगे और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहीं पे क्या होता है, पर यहीं पे हरित क्रांति की भी शुरुआत होती है। तो आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब से होती है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बेसिकली आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले तो ये जानिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब तक होती है? तो 1974 से लेकर के 1979 तक होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था ना, इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया था या जो लक्ष्य रखा गया था वो 2 लक्ष्य रखा गया था। पहला लक्ष्य तो ये रखा गया था कि हमें क्या करना है, हाँ क्या हुआ,
हाँ, हमें गरीबी हटाना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। गरीबी हटाना है, गरीबी हटाओ। इसी में गरीबी हटाओ हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और दूसरा इसमें और एक काम किया गया था, वो ये किया गया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था क्योंकि इससे पहले हम लोग एक बार चीन से युद्ध लड़ते हैं और दूसरी बार पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं। तो उस समय हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हमें अपने देश से गरीबी हटानी है और खुद की जो उपभोग वस्तुएं हैं उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। और यहीं पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत पूछा जाता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न की बात करें तो जितने लोग भी डीपी धर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? हैरेड डोमर मॉडल के द्वारा। उसी तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, और तीसरा और चौथा आप मुझे बताइए, और पांचवा जो है वो डीपी धर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तीसरा और चौथा आप बताइए मुझे कमेंट करके, सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली 10 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं था? आज का जो सेशन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा गलत होते हैं, है ना। जो आज का सेशन है इसी प्रकार के प्रश्न जब आपके पेपर में आते हैं तो ज्यादा गलत होते हैं। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, जब आप पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे ना तो दो तीन बातें आपको समझ में आएगी। 1970 से पहले जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई उसमें सरकार को ऐसा लगता था कि जैसे जैसे देश का विकास होगा, जैसे जैसे देश में उद्योग और कृषि का विकास होगा, गरीबी और बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1970 के बाद सरकार ने ये देखा कि स्वतः तो कुछ नहीं सही हो रहा है, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर और बढ़ रहा है। तो 1970 से पहले जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनने की बात किए, उसमें हम लोग उद्योगों के विकास करने की बात किए, उसमें हम लोग कृषि में विकास करने की बात किए। लेकिन जब 1970 के बाद से जो योजनाएं आने लगी उसमें क्या हुआ कि उसमें हम लोग फिर ये सोचने लगे कि किस तरीके से गरीबी हटाया जाए, किस तरीके से बेरोजगारी हटाया जाए, किस तरीके से लोगों की जो मांग है उसकी पूर्ति यहीं से हो जाए। तो अब यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली 10 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो लक्ष्य कौन सा नहीं था? तो समावेशी विकास। समावेशी विकास की जो अवधारणा आती है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आती है। और अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि सर समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? तो समावेशी विकास का मतलब ये होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र का विकास करें, शिक्षा का भी विकास करें, स्वास्थ्य का भी विकास करें, परिवहन का भी विकास करें, लोगों के मानव कल्याण में भी वृद्धि करें। समावेशी विकास का मतलब कि हर तरीके से विकास किया जाए। और वहीं जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर समावेशी विकास की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, नगदी फसल में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से कौन है जो नगदी फसल में शामिल नहीं है? अब देखिए, इस प्रश्न को आप कितना भी इकोनॉमिक्स, कितना भी थियरी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे और पेपर में आ जाएगा ना तो ये प्रश्न मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि थियरी पे एप्लीकेशन पे थियरी कराई जा रही है उसको जरूर करते रहिए, वहाँ पे भी 1-1.5 घंटे रोज पढ़ते रहा करिए। और YouTube पे जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो इसे भी निश्चित तौर पे किया करिए क्योंकि दोनों जरूरी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। थियरी पढ़िए फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप थियरी पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्वतः ही आपके सही होने लगते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच एप्लीकेशन पे देखने को मिलते हैं और आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक सिंपल सटीक साधारण भाषा में
मेरे द्वारा ही कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे आप थियरी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर भी दिया जा रहा है, उसे भी समय समय पर पढ़ते रहिए, और करंट भी आपका कवर कराया जा रहा है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए, बहुत ही कम समय में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहां पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि नगदी फसल क्या होता है। नगदी फसल क्या होता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि नगदी फसल क्या होता है। नगदी फसल किसे कहते हैं? तो नगदी फसल ऐसी फसल होती है जिसे एक किसान बाजार में बेच करके लाभ कमाता है। एक किसान क्या करता है? बाजार में बेचकर लाभ कमाता है। तो नगदी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिसे एक किसान बाजार में बेच करके इससे लाभ कमाता है। ठीक है, जिसमें क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आपका चाय आता है, रबड़ आता है, गन्ना आता है, जूट आता है, कपास आता है। लेकिन जो मक्का है, मक्का कोई नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब सामान्य फसल के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे? सामान्य फसल। और यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा शामिल सही नहीं है। तो नगदी फसल ऐसी फसल होती है जिसे किसान बाजार में बेच करके लाभ कमाता है, जिसमें चाय आता है, जूट हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि कृष्ण क्रांति का संबंध है किसकी आत्मनिर्भरता से है। आज का सेशन मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत कम आप लोग करते हैं, है ना। तो एक बार दो बार जैसे क्लास खत्म हो जाएगा तो क्लास को रिवाइज भी किया करिए, इसको बार बार क्लासेस को पढ़ते भी रहा करिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए काम खत्म हो गया। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार मजा आएगा, उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या उत्तर आ रहा है? कृष्ण क्रांति इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम से। और इसे आप किस नाम से बोल सकते हैं? इसे आप कच्चा तेल का कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चे तेल से है या पेट्रोलियम से है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सा घटक भारतीय कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश है जो हरित क्रांति के लिए भी जिम्मेदार था। अच्छा सा प्रश्न है, देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। इकोनॉमिक्स को कोरिलेट करिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ से भी इसे कोरिलेट करिए। जैसे अब जो लोग कल का सेशन ज्वाइन किए होंगे तो कल के सेशन में हम लोग कंप्लीटली व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रश्नों को कर रहे थे। और आज का जो सेशन आप देख रहे हैं इसमें अधिकतर प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो अब आप जब रेगुलर ज्वाइन करेंगे क्लास को तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, है ना। नहीं तो बहुत लोगों को यही लगता है कि केवल समष्टि अर्थशास्त्र सब कुछ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र सब कुछ है। मांग पढ़ लेते हैं, बाजार पढ़ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ लेते हैं, मुद्रा पढ़ लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो जब तक सफलता नहीं मिली है तब तक ज्ञानी नहीं बनिए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए, मेहनत करिए। वो दिन भी आएगा कि जब सफलता मिलेगी और आपको जिंदगी में कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। और कभी भी अपने आप को कहीं भी, चाहे वो परिवार हो चाहे कुछ भी हो,
अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़िए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप अपना काम करिए, अपना मेहनत करिए। जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे परिणाम आएंगे तो आप वैसे ही समाज से अलग दिखेंगे, आप समाज से अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अननेसेसरी रूप से फंसे रहते हैं कि हमको क्या करना है, कि हमको अच्छा दिखाना है कि हम परिवार में बहुत अच्छे हैं, चाहे समाज में हम बहुत अच्छे हैं। तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक से दो लोग, माता पिता के अलावा एक से दो लोग ही ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि आप सफल हो जाएं, और जो लोग ये भी चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, वो बस इतना ही चाहते हैं कि आप उनके बराबर सफल हो जाएं, उनसे ज़्यादा सफल ना हो जाए। अगर जो कोई टीचर है ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप डीएम बन जाए। अगर जो आपने रिलेटिव की बात करें या जिस सोसाइटी के लिए आप लोग बहुत समय देते हैं उसकी बात करें, तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर काम करिए, प्रूफ करने का प्रयास ना करिए। यहाँ पे कितने सारे बच्चे आते हैं, कई बच्चे कमेंट ऐसा करते हैं कि जैसे उनके कमेंट को देख के लगता है कि वो अपने आप को ज्ञानी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानी मत बनिए, सिलेक्शन ले लीजिए। यहाँ ज्ञान देने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से ज्ञान ले लीजिए और उसके बाद जिंदगी में कुछ कर लीजिए, बस इतना सा, और कुछ नहीं। आगे बढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? बी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देखिए सर बात तो सही है कि अगर जो किसान को अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है तो उसे उच्च क्वालिटी के बीज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी देखिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो निरक्षर हैं और उनको बीज की वैरायटी ही नहीं पता है, अभी भी वो मोटे अनाज को बोते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप कृषि में अच्छा निवेश अगर जो कृषि में आप अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको उच्च क्वालिटी के उच्च क्वालिटी के बीज खरीदने पड़ेंगे, और उच्च क्वालिटी के बीज खरीदेंगे तो उसमें निवेश की आपको जरूरत होगी। और हरित क्रांति में भी क्या कहा गया, यही तो कहा गया कि हमें उच्च क्वालिटी के बीज किसानों को प्रोवाइड कराने हैं ताकि किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जब भी आप अपने आप को अच्छा साबित करने का प्रयास करेंगे, आप अपनी बौद्धिक स्टेटस का भरपूर इस्तेमाल या 100% नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है तो शून्य बन जाइए, सीखने पे प्रयास करिए, दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट मत लाइए। बहुत सारे लोग तो भ्रांति में ही जीते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, है ना। आज तक जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, सब कुछ बेहतर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, तो वो होती है क्या बोल रहे हैं, 1996 1997 की बात कर रहे हैं ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर त्वरित सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत 1996 1997 में की गई थी, और इसके तहत इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधा प्रोवाइड की जाए। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996 1997 वाले वित्तीय वर्ष में हुआ था, और इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों को अच्छी तरीके से सिंचाई सुविधा मिल पाए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पे केंद्रित है। ऑपरेशन फ्लड किस पे केंद्रित है? देखिए जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, आप निरंतर पढ़िए, सिलेक्शन से आप बहुत दूर नहीं है। अगर जो आप निरंतर मुझे पढ़ रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए कि एक कदम दूर है सफलता से, एक कदम दूर है। क्योंकि यार मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। अगर जो एप्लीकेशन की बात करें, यूट्यूब की बात करें, बशर्ते अब आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो रेगुलर क्लास होती है, रोज क्लास होती है, तब तक होगी जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। या तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे या तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन हमारी क्लास क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो इसलिए मेहनत करिए और प्रयास करिए कि इस क्लास से क्या हो कि आप सिलेक्शन लेकर के चले जाएं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है, बताइए। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी, हाँ क्या बोल रहे हैं,
ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए था। डेयरी उद्योग अर्थात डेयरी किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन से ना। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली हो जाएगा राइट। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि डेयरी उद्योग का विकास किया जाए ताकि देश में दुग्ध उत्पादकता बढ़े। और जब दुग्ध उत्पादकता बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हमारे देश के अंदर से ही हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी अगला। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। अब अगर जो ये भी मैं बताने लगूं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, हरित क्रांति के शिल्पकार कौन थे, तो आप क्या करेंगे? आप लोग भी कमेंट करके बताइए मुझे ये बात कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, और हरित क्रांति के शिल्पी कौन है, और हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है। 4 प्रश्न है यहाँ पे, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एक कमेंट तो आ रहा है कि सर देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 1966-67 में होती है। बिल्कुल बात ये सही है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में होती है। और हरित क्रांति की जब शुरुआत होती है तो हरित क्रांति की शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये होता है कि किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराया जाए, किसानों को कृषि में यांत्रिकरण लाया जाए, किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए, किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि उच्च उपज वाले किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान कृषि में उत्पादकता को बढ़ा सकें। और जब किसान कृषि में उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे तो उससे कच्चे माल में वृद्धि होगी, और ये कच्चा माल उद्योग में जाएगा तो फिर उद्योगों का विकास होगा, और जब उद्योग का विकास होगा तो फिर सेवा क्षेत्र का विकास होगा। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन साहब। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और अगर जो हम बात करें कि शिल्पी कौन है, तो शिल्पी किसी ने अभी बताया नहीं मुझे, बताइए भाई, लिख करके बताइए। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, देयर इज नो डाउट, क्योंकि जब हरित क्रांति आया तो वहां पे उच्च क्वालिटी के बीज आए, रसायन आया, उर्वरक आए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली, देयर इज नो डाउट। इससे कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिली, बिल्कुल बात तो ये भी ठीक है। इससे क्षेत्रीय असमानता कम हुई, नहीं भैया, क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। जब हरित क्रांति आई तो इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि सर जी क्षेत्रीय विषमता कैसे बढ़ गई? देखिए, जो पंजाब और हरियाणा बेल्ट है ना, तो वहां के किसानों के पास बड़े लैंड है, बड़ी भूमि है, और उनकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, तो वो कृषि में यांत्रिकरण हासिल कर सकते हैं। कृषि में यांत्रिकरण का मतलब ये होता है कि मानव बल और पशु बल के बजाय आप आधुनिक उपकरणों से खेती करने लगे। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को, पश्चिमी यूपी के किसानों को, पश्चिम बंगाल के कुछ किसानों को कुछ हद तक हरित क्रांति से बहुत लाभ हुआ। लेकिन बात करें वही बात करें दूसरी तरफ, तो भारत के जो अन्य राज्य थे उसमें हरित क्रांति से उतना लाभ देखने को नहीं मिला। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा
कि सर ए भी सही है और बी भी सही है। सभी लोग का उत्तर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताइए। इंदु शर्मा जी, गुंजन जी, ठीक है, ठीक है। आप लोगों का नाम पता नहीं कैसे चेंज करके आ रहा है, मैं सबका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बट कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति जी, राजन सिंह जी, ठीक है, रोशनी जी, सुनीता गुप्ता जी, कृष्णा मिश्रा जी, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर जी गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, झींगा से भी है। झींगा और प्याज। झींगा पता है आप लोगों को? झींगा पता है? झींगा क्या होता है? किसको किसको पता है बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो प्याज और झींगा के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। अर्थात गुलाबी क्रांति जो चलाया गया वो इसलिए चलाया गया कि देश में प्याज के उत्पादन में वृद्धि हो और झींगा के उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? अगर जो आपसे कोई पूछे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, तो लाल क्रांति जो है वो टमाटर से, टमाटर और मांस से संबंधित है। टमाटर और मांस से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हाँ, क्या हुआ? स्वर्णिम क्रांति, एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम क्रांति, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो फल, शहद और बागवानी से। फल, शहद और बागवानी। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ 3-4 बातें आपको मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज और झींगा से। ठीक है, प्याज और झींगा से। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध फल, शहद और बागवानी से है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इस सेशन को 1-2 बार देखिएगा जरूर, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, काली क्रांति, क्या बोल रहे हैं? एथेनॉल, एथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत में काली क्रांति चलाई गई। ठीक है। सो इसका मतलब कि ये किससे संबंधित हो जाएगा? कच्चे तेल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हाँ, क्या हुआ? नीली क्रांति। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति जो संबंधित थी वो मत्स्य से संबंधित थी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश की कृषि को प्रभावित करते हैं? बताइए। निम्नलिखित में कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश में कृषि को प्रभावित करेंगे? कृषि को प्रभावित कौन कौन कर सकता है भाई, बता दीजिए। हाँ, कृषि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है?
तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि देखिए सर कि अगर जो उच्च उत्पादकता वाले बीज, अगर जो उच्च किस्म के बीज का आप इस्तेमाल करेंगे खेती करने में, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कृषि होगी उसमें उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। देयर इज नो डाउट, बढ़िया बीज रहेगा तो बढ़िया उत्पादन होगा, और क्या। और अगर जो रासायनिक उर्वरक आपके पास होंगे तो इससे भी उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगा। दैट्स इट, इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, थोड़ा सा एक सेकेंड इसे एडजस्ट करना होगा। चल, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आज का सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? क्योंकि प्रश्न जो है वो काफी बेहतरीन है। ये ऐसे प्रश्न है जो छुपके से पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बाद में चल के जब मेरिट बनती है तो ये डिसाइडर साबित होते हैं, है ना। क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी, चलिए देखते हैं कि छोटे किसानों के लिए, अब छोटे किसान कौन होंगे? अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सीमांत किसान किसे कहते हैं, या सीमांत भूमि क्या होता है, कमेंट करके बताइए। सीमांत भूमि क्या होता है, अर्ध मध्यम भूमि क्या होता है, बृहद जोत क्या होता है, ये तीनों बात आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। इतने सारे लोग जुड़े हैं, मैं एक बार नहीं 50 बार ये बताया हूं। सीमांत कृषक या सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो 1 हेक्टेयर से कम की होती है, जो 1 हेक्टेयर से कम की होती है। तो छोटे किसान वही कहलाएंगे जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो। ठीक है, छोटे किसान या सीमांत किसान उन किसानों को कहा जाएगा जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है कि नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो छोटे किसान के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का प्रतिशत भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। बात बिल्कुल ठीक है भैया, भारत में आय विषमता देखने को मिलती है। गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है। बहुत सारे किसान तो ऐसे होते हैं कि उनकी फसल सूख जाती है लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पंपिंग सेट से अपने खेत में पानी चला पाए, है कि नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, आप अगर जो गांव से बिलोंग करते होंगे। तो छोटे किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास पूंजी की बहुत कमी होती है। और भारत में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है वैसे वैसे भूखंड बट रहे हैं। ठीक है, वैसे वैसे परिवार टूट रहा है, और जब परिवार टूट रहा है तो भूखंड भी बट रहे हैं, और जब भूखंड बट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबके हिस्से में अब छोटा छोटा पार्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में छोटे किसानों के लिए पूंजी की व्यवस्था करना ये कठिन होता है। बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, सहकारी बैंक प्रकाश में आए ताकि ये बैंकें किसानों को ऋण दे सके। ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगला है कि अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं। अरे भाई, कुछ बचते नहीं कर पाते हैं तो पूंजी कहाँ से निकाल पाएंगे। सो ये बात ऑप्शन नंबर सी होगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग देखिए, ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर थोड़ा सा देखिए ना, आर को पढ़िए ना, कि अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते। इसका क्या मतलब हुआ भाई? किसानों के पास, जो छोटे किसान हैं उनके पास तो किसी भी प्रकार का साधन नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, अर्थात वो छोटे किसान के अंतर्गत आएंगे। क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके काम करिएगा। अभी आप बार बार मुझे कॉल मैसेज करेंगे तो मैं कैसे रिसीव कर पाऊंगा। जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं आप अपना स्क्रीनशॉट, जहाँ से कोर्स आपने परचेज किया है उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। अभी जैसे ही क्लास द एंड होगा
वैसे आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। ठीक, ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? किन साहब से प्रश्न आ गया क्या? तो किन्स साहब क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि किन्स के अनुसार जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के संतुलन में होती है तो समग्र मांग की अल्पता को किससे दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको पूरा इतिहास याद आ जाना चाहिए कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अब पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन जैसे जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, लोहा प्रकृति के द्वारा दिया गया है, लकड़ी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, अभ्रक प्रकृति के द्वारा दिया गया है, भौतिक साधन मतलब श्रम। तो अगर कोई देश अपने प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर ले रहा है तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान होगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में, जिसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, जिसमें डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, जिसमें जे एस मिल साहब आते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना, तो किन्स साहब क्या करते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं और किन्स साहब कहते हैं कि नहीं भैया, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहे तभी अर्थव्यवस्था संतुलन पे रहे। किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि देखिए भैया, पूर्ण रोजगार से नीचे के स्तर पे भी क्या हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में साम्य हो सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में रोजगार में कमी है, जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार के संतुलन में होती है तो समग्र मांग की अल्पता को दूर कैसे किया जा सकता है। अर्थात देखिए, किन्स ने ये कहा कि भैया, अगर जो रोजगार का स्तर कम है अर्थव्यवस्था में और हमें रोजगार को बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे निवेश करने की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है? कि जब उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी हो तो इस बात को क्या बोला जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन, अर्थात विस्फीति। और इसके बाद क्या हुआ? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जब उत्पादन, रोजगार तथा अन्य आय में कमी हुए बिना कीमतों में कमी आ रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्फीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श मुद्रा क्षेत्र में पूर्ण रोजगार और भुगतान संतुलन अपने आप प्राप्त किया जाएगा यदि। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो अब एक बात ध्यान से यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आदर्श मुद्रा क्षेत्र की बात कौन करता है? आदर्श मुद्रा क्षेत्र की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट मुंडेल के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट मुंडेल के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट मुंडेल के द्वारा किया गया था। अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो रॉबर्ट मुंडेल क्या कहते हैं कि इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रोजगार तथा भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक एवं बाह्य संतुलन में स्वतः तालमेल लेकर के आता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। मजदूरी और पूंजी स्वतंत्र रूप से
संचालन करते हैं। अब इसके लिए आपको आदर्श मुद्रा क्षेत्र की अवधारणा रॉबर्ट मुंडेल साहब का पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि थियोरी की क्लास जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं। आदर्श मुद्रा क्षेत्र में पूर्ण रोजगार और भुगतान संतुलन अपने आप प्राप्त किया जाएगा यदि मजदूर और पूंजी स्वतंत्र रूप से संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यबल भागीदारी दर को किससे परिभाषित किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत में, चीन में यहाँ पे कार्यबल भागीदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सॉरी, भारत में कार्यबल भागीदारी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर जो हम लोग जापान की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ क्या कार्यबल जो है वो कम है। इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि कार्यशील आयु क्या होती है। कार्यशील आय, कार्यशील आय का क्या मतलब होता है भाई। तो कार्यशील आय, सॉरी, कार्यशील आयु, ठीक है। तो किसी देश की कार्यशील आयु क्या होगी, ऐसी आयु जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में हो। तो किसी भी देश में, जैसे भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो लोग भी 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में आते हैं, वो सभी लोग सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। वो फैक्ट्री में भी कार्य कर सकते हैं, वो कल कारखानों में भी कार्य कर सकते हैं, और यही हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या है। क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कार्यशील जनसंख्या का भाग नहीं होगा, और 60 साल के बाद तो सरकार भी आपको रिटायर कर देती है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि कुल श्रम बल में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत, कि जितने लोग कार्य कर रहे हैं, हाँ, क्या हुआ, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हो भाई, आसान भाषा में समझो ना इधर, कि कार्यबल भागीदारी का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो। अर्थात किसी देश की कार्यशील जनसंख्या या किसी देश की कार्यशील आयु क्या होगी, तो कुल श्रम बल में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत। और कुल श्रम बल कौन होगा, कुल श्रम बल में वो कुल श्रम बल मतलब आपके देश के पास जो कुल श्रम बल है, और उसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो लोग कार्यरत हैं। तो कार्यरत कौन होते हैं भैया, वही लोग तो जो 15 से 59 के बीच के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब होती है, आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत होती है वो 16 दिसंबर 2005 को होती है। ठीक है, कब भारत निर्माण योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, वो होती है 16 दिसंबर 2005 को। ठीक है, और भारत निर्माण योजना के 6 घटक हैं। कितने घटक हैं, 6 घटक हैं। कितने घटक हैं, 6 घटक हैं। अर्थात इन 6 घटकों का विकास करना इसमें शामिल है। पहला है आवास, दूसरा है सिंचाई, पहला आवास, दूसरा सिंचाई, तीसरा पेयजल, चौथा सड़क, पांचवा विद्युतीकरण, और छठा जो है इसमें, छठा है दूरसंचार। तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत 16 दिसंबर 2005 को हुआ था,
और भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 4 क्षेत्रों में विकास देने पर बल दिया गया था। पहला, लोगों को अच्छा आवास उपलब्ध कराया जाए, किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए, लोगों को अच्छा पेयजल दिया जाए, सड़क सुविधाएं बेहतर की जाए, विद्युत अच्छा किया जाए और दूरसंचार की भी व्यवस्था बेहतर हो। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि आय की असमानता को उपयोग कर मापा जा सकता है। आय की असमानता, अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न है ना। हाँ, ये क्या है, ये बच्चों वाला प्रश्न है ना। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा कि आय की असमानता। अब आय की असमानता 2 विधियों से मापते हैं, एक लॉरेंज वक्र हो गया और दूसरा गिनी गिणांक हो गया। किसी भी देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई कितनी है, गरीब कितना गरीब है, अमीर कितना अमीर है, इसके बीच की जो खाई है, इसकी आय में असमानता को मापने की 2 विधियां हैं, एक लॉरेंज वक्र है और दूसरा है गिनी गुणांक। ऑप्शन नंबर डी। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा आराम से पढ़ के और धैर्य से इस प्रश्न को करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी इकोनॉमिक्स को समझने में मदद करेगा। बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, कौन सा कथन इसमें से गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि कौन सा कथन गलत है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो श्रम शक्ति और बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बेरोजगारी का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके सभी लोग बताइए कि बेरोजगार, एक देश में अगर जो बेरोजगारी निकालना है, तो बेरोजगार को अगर जो निकालना है तो बेरोजगार कौन होगा, तो बेरोजगार इज इक्वल टू होगा श्रम शक्ति माइनस कार्यबल, श्रम शक्ति माइनस कार्यबल, श्रम शक्ति माइनस कार्यबल। जैसे हम आपसे ये कहें कि एक देश में 100 श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार है, ठीक है, 100 श्रमिक जो है वो क्या करने के लिए तैयार है, कार्य करने के लिए तैयार है, और कार्यबल जो है वो 90 है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी कितनी होगी, 10 लोगों की बेरोजगारी होगी, इजी सी बात है। तो बेरोजगार इज इक्वल टू श्रम शक्ति माइनस कार्यबल होता है, और श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको इसी तरीके से पक्षांतर कर लीजिए, श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति इज इक्वल टू कार्यबल प्लस बेरोजगार, कार्यबल प्लस बेरोजगार। जैसे मान लीजिए कि 100 श्रम शक्ति है, 100 लोगों की श्रम शक्ति है आपके देश में, इसमें से 90 लोग को काम मिलता है, तो 10 लोग तो बेरोजगार रह जाएंगे ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर बी का मतलब केवल और केवल बी ना, तो श्रम शक्ति इज इक्वल टू कार्यबल माइनस बेरोजगार, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, है ना, कि बेरोजगार इज इक्वल टू श्रम शक्ति माइनस कार्यबल और श्रम शक्ति इज इक्वल टू कार्यबल प्लस बेरोजगार। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति में बेरोजगारी मौजूद होती है, क्या ये बात सही है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अब ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात कर रहा है, क्लासिकल अर्थशास्त्री जिसमें कौन कौन आता है, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, जेएस मिल साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि
ये लोग क्या इस बात से सहमत थे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बेरोजगारी मौजूद होती है? ठीक है। ठीक। तो जितने लोग भी, अब देखिए ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात तो किन्स कहते हैं, किन्स कहते हैं। ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, और अगर किसी कारणवश बेरोजगारी आती है तो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही क्रिया प्रतिक्रिया ऐसी कार्य करने लगेगी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति और संतुलन विद्यमान हो जाएगा। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने तो यही कहा था ना कि पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था संतुलन में तभी रहेगा जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा कि पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, तो भाई थोड़ा सा पढ़िए। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि आपके देश में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, अगर जो उनका ठीक तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? खूबसूरत सा प्रश्न, मजेदार सा है, बहुत मजेदार है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए भारत की में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए 3 अवधारणाओं का विकास राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अर्थात NSSO के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये सामान्य स्थिति की ये जो आधार होते हैं वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक बेरोजगारी, ये तीनों होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण एक रोजगार वाला व्यक्ति अपना रोजगार खोकर बेरोजगार हो जाता है। यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाएगी? बताइए कि एक मंदी की स्थिति में, अब आपको पता होना चाहिए कि मंदी का मतलब क्या होता है। बहुत लोग को मंदी भी नहीं पता होगा। तो मंदी का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति इतनी कम हो जाए कि बहुत ज्यादा आर्थिक क्रियाएं हो ही नहीं। अर्थात जब वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, जब लोग मांग ही नहीं करेंगे तो एक उत्पादक उत्पादन क्यों करेगा? तो जब मांग भी नहीं होगा और उत्पादन भी नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगेंगी, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि मंदी कहेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में मंदी आता है, उसके कारण रोजगार वाला व्यक्ति अपना रोजगार खो देता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी कार्य कुशलता के आधार पे कार्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार है या अर्थव्यवस्था में समुचित संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि एक ऐसी अवस्था जब मुद्रास्फीति की ऊंची दर व बेरोजगारी की अधिक दर एक साथ व्याप्त होती है तो उसे कहते हैं। ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, छोटा बच्चा भी बता देगा इस प्रश्न को। बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ बताइए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं ना। जब अर्थव्यवस्था में एक महंगाई भी बढ़े, अर्थव्यवस्था में महंगाई भी बढ़े और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़े, अर्थात मुद्रास्फीति भी बढ़े और बेरोजगारी का स्तर भी बढ़े, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन अर्थात स्फीतिक गतिरोध। अगला कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा कराने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी?
बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा कराने के लिए 1993 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुआ था और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि युवाओं को स्वरोजगार दिया जाए और स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए मदद प्रदान किया गया कि जो युवा हैं वो स्वरोजगार के लिए लघु या मध्यम उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, अगला प्रश्न है कि आम आदमी बीमा योजना इसके सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराता है। आम आदमी बीमा योजना किसको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराता है? चलिए बताइए। ठीक है, अब देखिए आम आदमी बीमा योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? आम आदमी बीमा योजना की 2 अक्टूबर 2007 को, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को होती है और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का जो मुख्य रीजन था वो ये था, क्या बोल रहे हैं? ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन मजदूरों को क्या किया जाए? वित्तीय सहायता के लिए जागरूक किया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आसान सी बात है कि आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत या आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2007 में होता है और इसके तहत उन लोगों को बीमा करा करके वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है गया जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनके पास भूमि नहीं है, वो मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम अर्थात ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है भाई बताइए? ठीक है, तो देखिए ग्रामीण युवा के स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम योजना, इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1979 में इसकी शुरुआत होती है और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो लोग 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं, जो लोग 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं उन लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करेगी? सहायता करेगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर ग्रामीण विकास से संबंधित है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी श्रम की बाजार कीमत से अधिक होती है तो इसके कारण बाजार में क्या देखने को मिलेगा या इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा आराम से समझ लीजिए कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अर्थात सरकार जो है सरकार न्यूनतम मजदूरी दे रही है, सरकार क्या कर रही है? कम मजदूरी दे रही है, सरकार कम मजदूरी दे रही है और श्रम की बाजार कीमत से अधिक हो, जबकि बाजार में जो श्रम की कीमत निर्धारित हो रही है वो ज्यादा हो। मतलब अगर जो बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर श्रम की कीमत मजदूरी का निर्धारण हो रहा है तो बाजार में मजदूरी ज्यादा मिल रही है। तो
तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, तो लोग सरकार के लिए कार्य करना पसंद नहीं करना चाहेंगे। तो जब लोग सरकार के लिए कार्य नहीं करना चाहेंगे तो बेरोजगारी दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियोरी पढ़ाई जा रही है। थियोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार अगर जो ठीक से आप थियोरी को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिक आपके सही होने लगते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियोरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप एप्लीकेशन पे थियोरी को पढ़िए, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियोरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको कराई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस 1.5-2 घंटे आप मुझे ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं और किसी भी प्रकार की आपको इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड टीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज के सेशन में मजा आया, बहुत मजा आया होगा। हम लोग अब मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए